गुड इवनिंग एवरीवन। सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज़ जिसमें कि हम नेक्स्ट 24 डेज़ में UPPCS का सारा स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे। एंड टुडे इज़ डे 1 एंड वी आर स्टार्टिंग विथ मॉडर्न हिस्ट्री। और अगले 2 दिन भी हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे और जो उससे रिलेटेड टॉपिक्स जो कि हम कवर करने वाले होंगे वो आपको सुबह इंटीमेट कर दिया जाएगा। उसके अलावा आप इस वीडियो को सिर्फ एक रिवीजन के पर्पज़ से देखिएगा। यू हैव टू स्टडी योर बेसिक मटेरियल एंड ऑल। ये सिर्फ एक्ट करेगा एज अ रिवीजन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स। सो सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स इंडिया में इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी शुरू हुए। क्यों शुरू हुए? क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस था हमारी सोसाइटी पे एंड वी सॉ कि हाउ प्रोग्रेसिव देयर सोसाइटी एंड देयर कल्चर वॉज इन कंपेरिजन टू आर। हमारी जो सोसाइटी थी उसमें कुछ ऐसी एविल प्रैक्टिसेस थे, रिचुअल्स थे जो कि काफ़ी डीह्यूमनाइजिंग थे। सो देयर वाज अ नीड टू चेंज दैम और इस वजह से इन रिफॉर्म्स की बात की गई रिफॉर्मर्स द्वारा। एंड तब जाके ये सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स एक पेस उसका डेवलप हुआ अक्रॉस वेरियस प्रोविंसेस दैट वर देयर इन द कंट्री। सो वी आर स्टार्टिंग दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें ये अच्छी बात है कि इसमें टाइमलाइन वाइज सबका दिया है। हम इस टेबल पे आएंगे लेकिन उससे पहले हम जो इम्पोर्टेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं उनकी बात करते हैं। सो हम देखें तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स यहाँ पे दिया हुआ है। सो सबसे पहले हैं स्वामी सहजानंद। सो स्वामी सहजानंद एक और स्वामी सहजानंद थे जो कि लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी आए, जिनका पीजेंट मूवमेंट में काफ़ी रोल रहा किसान सभा में। तो ये दूसरे स्वामी सहजानंद है जो कि 1781 से 1830 तक इनका टाइम पीरियड था। और आप याद रखिएगा कि ये स्वामी नारायण सेक्ट को इन्होंने ही फाउंड किया था। तो स्वामी नारायण सेक्ट जो था गॉड में बिलीफ रखता था और एक मॉरल कोड था जो कि फॉलोवर्स को फॉलो करना था। तो ये इससे इनका रिलेशन है। देन राजा राम मोहन रॉय, इनको फादर ऑफ इंडियन रिनेंसा भी बोला जाता है क्योंकि जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स थे इंडिया में उसका कंपैरिजन वेस्टर्न टाइम के एज ऑफ रिनेंसा से भी किया जाता है क्योंकि इसने डार्क एज से निकाला हमारी सोसाइटी को, कह सकते हैं कहीं ना कहीं। तो इस वजह से जो इनिशिएटिव्स थे पहले पॉइंट आउट करने के लिए कि क्या त्रुटियां हमारे समाज में और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है एज अ सोसाइटी, वो कहीं ना कहीं राजा राम मोहन रॉय ने सबसे पहले इनकी बात की थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन रिनेंसा भी बोला जाता है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे आत्मीय सभा, जिसको इन्होंने फॉर्म किया था 1815 में और इसका ही नाम ब्रह्मो समाज किया गया इन 1828। और ये रिलेटेड था कि he promoted monotheism and he talked about various reforms related to women rights, okay, and also he fought for the abolition of sati। और इनका एक जर्नल था सबद कौमुदी जो कि 1819 में इन्होंने शुरू किया था। फिर हम आते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर पे। देवेंद्रनाथ टैगोर का टाइम पीरियड क्या था? 1817 से 1905। इन्होंने आफ्टर राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज की लीडरशिप संभाली एंड इन्होंने तत्वबोधिनी सभा का भी फाउंडेशन रखा इन 1839 और इनकी एक बंगाली मंथली थी तत्वबोधिनी पत्रिका, ठीक है। फिर लेटर हमने देखा 1859 में ये तत्वबोधिनी सभा को भी ब्रह्मो समाज में मिला दिया गया और इन्होंने उपनिषद के कुछ सेलेक्टेड पैसेजेस को कंपाइल करके एक ब्रह्म धर्म बनाया था जो कि एक टेक्स्ट बुक होगी। फिर हम आते हैं केशव चंद्र सेन पे। केशव चंद्र सेन इनका टाइम पीरियड था 1838 से 1884 और इन्होंने भी ब्रह्मो समाज को लीडरशिप प्रोवाइड की जब देवेंद्रनाथ टैगोर एब्सेंट रहे। और इन्होंने बम बोधिनी पत्रिका जो कि एक वुमेन के लिए जर्नल था वो शुरू किया और इन्हें जाना जाता है कि इन्होंने कुछ रेडिकल रिफॉर्म्स की बात की जैसे गिविंग अप कास्ट नेम, इंटर कास्ट एंड विडो री मैरिज एंड देन मूवमेंट्स अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस। सो ये कुछ इनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रह्मो समाज का डिवीज़न हो गया था, आदि ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। सो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो था वो केशव चंद्र सेन ने इस्टेब्लिश किया और जो ओरिजिनल ब्रह्मो समाज था उसका नाम आदि ब्रह्मो समाज रहा। तो ईयर आप याद रखिएगा कि 1866 में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाया। देन 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया जो कि आगे जाके नेटिव मैरिज एक्ट में इसका काफ़ी रोल रहा जिसमें कि ब्रह्मो मैरिजेस को लीगलाइज़ किया गया और एक मिनिमम मैरिजेबल एज रखी गई बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। फिर उसके बाद हम आते हैं आत्माराम पांडुरंग। इनका टाइम पीरियड था 1823 से 1898।
और ये महाराष्ट्र बेस्ड थे। इनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम प्रार्थना सभा है, जो कि 1867 बॉम्बे में फाउंड हुआ, और MG राणा डे इससे एसोसिएट हुए इन 1870, 3 साल बाद। फिर हम आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का अगर टाइमलाइन देखें तो 1824 से 1883 रहा, और इनको हम जानते हैं कि इन्होंने आर्य समाज की फाउंडेशन रखी थी 1875 बॉम्बे में। और इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश, जो कि हिंदी में थी, और वेद भाष्य भूमिका, जो कि हिंदी और संस्कृत दोनों में। और इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। फिर उसके बाद हम आते हैं ब्लावत्स्की एंड ऑलकॉट। ये देखा जाए तो ये फॉरेनर्स थे, और इनका टाइम पीरियड देखें तो ब्लावत्स्की का 1831 से 1891 और ऑलकॉट का 1832 से 1907। ये दोनों का कंट्रीब्यूशन था थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाने में। ऑल्दो ब्लावत्स्की रशियन वुमेन थी और ऑलकॉट एक अमेरिकन थे, तो इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में शुरू की थी। फिर उसके बाद उसका हेडक्वार्टर जो था वो अद्यार, जो कि मद्रास के पास है, 1882 में शिफ्ट किया। फिर नेक्स्ट रिफॉर्मर हैं स्वामी विवेकानंद, जिनका ईयर आप देखिए 1863 से 1902। इन्होंने रामकृष्ण मिशन का फाउंडेशन रखा, कब? 1887 में, जो कि एक सोशल सर्विस लीग थी, और इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त। अब हमने ये रिफॉर्मर्स देख लिया, जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर्स थे, उनके इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अब हम देखते हैं, ये टेबल देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, पहले राजा राम मोहन रॉय, इनकी 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आत्मीय सभा, ब्रह्मो समाज और धर्म सभा। तो 1850 में आत्मीय सभा बनी, फिर 1828 में ब्रह्मो समाज, 1829 में धर्म सभा। फिर उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर, अभी हमने उधर भी पढ़ा कि ये राधाकांत देव हैं, ओके। ये एक हिंदू कंजर्वेटिस्ट थे। इन्होंने धर्म सभा का ऑर्गेनाइजेशन रखा, और इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी वो ब्रह्मो समाज के एंटी थी। मतलब ये जहाँ राजा राम मोहन रॉय प्रोग्रेसिव आइडियाज़ की बात कर रहे थे, वही धर्म सभा सती जैसे प्रैक्टिसेस को जस्टिफाई कर रहे थे। ये 1829 में धर्म सभा राधाकांत देव ने बनाया, ओके, ये ध्यान रखिएगा आप। फिर उसके बाद आता है देवेंद्रनाथ टैगोर हम जानते हैं कि राजा राम मोहन रॉय के बाद इन्होंने बागडोर संभाली थी ब्रह्मो समाज की, और इन्होंने तत्वबोधिनी सभा कैलकाटा में 1839 में बनाया। फिर उसके बाद देखते हैं हम 1840 में, अगले ही साल, पंजाब में निरंकारीज एक ऑर्गेनाइजेशन रही, जिसमें किसका कंट्रीब्यूशन था? दयाल दास, दरबार सिंह, रतन चंद, ओके। फिर उसके बाद मानव धर्म सभा वहाँ देखा था हमने, धर्म सभा कैलकाटा में था, और ये मानव धर्म सभा सूरत गुजरात में था। और इसको कौन शुरू किया था? दुर्गाराम मंचाराम ने 1844 में। फिर उसके बाद हम देखते हैं परमहंस मंडली, जिसको डाडोबा पांडुरंग ने शुरू किया था, और ये बॉम्बे में 1849 में। देन नामधारीज, ये राम सिंह ने शुरू किया पंजाब में 1857 में। फिर उसके बाद राधा स्वामी सत्संग बाई तुलसी राम इन आगरा इन द ईयर 1861। फिर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866 में केशव चंद्र सेन द्वारा, कहाँ में? कलकत्ता में। फिर दार उल उलूम, ये एक हम देख रहे हैं मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मौलाना हुसैन अहमद ने शुरू किया, एंड इट वाज इन देवबंद 1866। देन प्रार्थना समाज बाई आत्माराम पांडुरंग, एंड इट वाज इन बॉम्बे ईयर 1867। देन आर्य समाज बाई स्वामी दयानंद सरस्वती इन बॉम्बे इन 1875। फिर ब्लावत्स्की एंड ऑलकॉट, न्यूयॉर्क थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 USA। फिर उसके बाद साधारण ब्रह्मो समाज, ये आनंद मोहन बोस ने शुरू किया इन द ईयर 1878 कैलकाटा में। फिर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, तो डेक्कन साउथ मतलब पुणे में 1884 में जी अगरकर द्वारा। फिर उसके बाद मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ये एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सैयद अहमद खान ने शुरू किया, कौन से ईयर में? 1886 अलीगढ़ में। हम देखेंगे कि 1885 में INC भी फॉर्म हुई थी, तो ये 1886 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई बाय सईद अहमद खान। फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में 1887 में बाय MG राणा डे। फिर देव समाज इन लाहौर इन द ईयर 1887 बाय शिव नारायण अग्निहोत्री। फिर नदवाहा उल उलमा बाय मौलाना शिबली नुमानी लखनऊ में 1884। रामकृष्ण मिशन बाय स्वामी विवेकानंद बेलूर, जो कि कैलकाटा के पास है, इन 1897।
देन सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी बाय गोपाल कृष्ण गोखले इन बॉम्बे इन द ईयर 1905. पूना सेवा सदन बाय रामाबाई रानाडे एंड G.K. देवधर, पुणे 1909. सोशल सर्विस लीग बाय N.M. जोशी, बॉम्बे इन 1911. देन इलाहाबाद सेवा समिति H.N. कुंजरू इन द ईयर 1914. ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये आप इसको 2-3 बार पढ़ के इस टेबल को अच्छे से याद कर लें. फिर उसके बाद हम आते हैं कुछ लोअर कास्ट एंड कास्ट मूवमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी इसी टाइम पीरियड के दौरान, क्योंकि हम किसी भी सोशियो रिफॉर्म्स की बात करते हैं. सो जो हमारी जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है सोसाइटी की, बिना उनकी बात किए हुए अधूरी है. हु आर एट द बॉटम मोस्ट. सो उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए मूवमेंट्स शुरू हुए देश के कई हिस्सों में, जैसे कि सत्यशोधक समाज. ये काफ़ी पॉपुलर है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है. तो ये 1873 में शुरू हुआ था महाराष्ट्र में बाई ज्योतिबा फुले. देन अरावीपुरम मूवमेंट जो कि 1888 में शुरू हुआ बाई किसने, श्री नारायण गुरु ने शुरू किया था अरावीपुरम केरला में. फिर SNDP मूवमेंट, श्री नारायण धर्म परिपालना योगम मूवमेंट, SNDP मूवमेंट, ये 1902 में केरला में शुरू हुआ और इसके फाउंडर्स थे श्री नारायण गुरु, जो कि अभी हमने देखा अरावीपुरम मूवमेंट के जो थे, डॉक्टर पल्पू एंड कुमारम आसन. फिर द डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 में बॉम्बे में VR शिंदे ने बनाया था. हम देख रहे होंगे कि ये जितने कास्ट रिलेटेड मूवमेंट्स हैं इनका कहीं ना कहीं ओरिजिन महाराष्ट्र से हुआ और ये लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में इन्होंने मतलब बढ़े इनके नंबर्स. फिर बहुजन समाज जो कि 1910 में सतारा महाराष्ट्र में शुरू हुआ बाय होम मुकुंदराव पाटिल. देन जस्टिस पार्टी मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट इन 1915-16 मद्रास तमिलनाडु बाय CN मुदलियार, TM नायर एंड P त्यागराज चेट्टी. देन कम्स डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर 1924, डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट और बहिष्कृति हितकर्णी सभा, ये 1924 में बॉम्बे में शुरू हुआ बाय होम, द कॉन्स्टिट्यूशन आर्किटेक्ट BR अम्बेडकर. देन कम्स सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो कि 1925 में मद्रास में शुरू हुआ था बाय EV रामास्वामी नायकर और पेरियार से इन्हें जानते थे हम. देन हरिजन सेवक संघ, ये 1932 पुणे में शुरू हुआ था बाय महात्मा गांधी. ओके, विद दिस वी कंप्लीट द सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. अब हम आते हैं फ्रीडम स्ट्रगल पे. अब हम फ्रीडम स्ट्रगल में सीरीज़ ऑफ रिवोल्ट्स की बात करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट थे. हमारी आज़ादी में इनका काफ़ी रोल था और इनसे रिलेटेड रूलर्स जो थे उनका कंट्रीब्यूशन ये हम इसमें पढ़ेंगे. सो सबसे पहले द रिवोल्ट ऑफ 1857. सी रिवोल्ट ऑफ 1857 को द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला गया बाय VD सावरकर, और तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो इसमें हम देखते हैं कि जब ये रिवोल्ट हुआ था तब गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे. और हम शुरू करते हैं कि इनका कॉजेज़ जानेंगे कि रिवोल्ट क्यों हुआ. तो इसका कोई एक कारण नहीं था, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री कॉजेज़ वर देयर, जिसकी वजह से ये शुरू हुआ. तो पॉलिटिकल कॉज में हम देखें तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी उसका बहुत मेजर रोल था, क्योंकि इससे जो प्रोविंशियल किंग्स थे और क्वींस थे तो उनके इंटरेस्ट डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे थे. सो दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स और उन्होंने दे राइज्ड अबव इट और इसमें पार्ट लिया उन्होंने. फिर इकोनॉमिक कॉजेज़ अगर देखें तो उस समय ब्रिटिशर्स अपना इंटरेस्ट आगे रख रहे थे देन दी पीपल ऑफ इंडिया. So they were posing heavy taxes, heavy tariff policy, and the British goods were dumped on Indian market, and the local industries were totally exploited. तो ये भी एक इकोनॉमिक कॉज था और सोशल रिलीजियस कॉज भी था, क्योंकि हमने देखा कि जैसे जैसे प्रोग्रेसिव एक्ट्स आ रहे थे, जैसे कि विडो रीमैरिज को लीगलाइज कर दिया, अबॉलिशन ऑफ सती, तो एक सेक्ट था सोसाइटी का जो कि ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव था और उन्हें ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि ये हमारे सोशल सिस्टम्स में इंटरफेयर कर रहे हैं. और फिर जो इमीडिएट कॉज था जिसकी वजह से ये मतलब आप समझिए कि चिंगारी आग में बदल गई, वो था कि इन्होंने अपनी आर्मी में इंट्रोड्यूस किया था एक एनफील्ड राइफ़ल जिसके कार्ट्रिजेस बोले जा रहे थे कि उनको ग्रीस किया गया है बीफ और कॉर्क मीट्स, पोर्क के मीट से. तो ये जो हिंदूज़ और मुस्लिम्स के लिए ये एक सिन तरीके से था, मतलब
दे कुडंट बियर कि मतलब उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया और जो रिवोल्ट था वो शुरू हुआ और धीरे धीरे थोड़ा लिमिटेड ही इसका एक्सपेंड रहा, बट इट स्प्रेड टू अ वाइडर डिस्टेंस कंपेयर टू कि प्रीवियसली जितने छोटे छोटे ट्राइबल रिवोल्ट्स या पिजन रिवोल्ट्स हुए थे, तो उनके कंपैरिजन में ये थोड़े लार्ज स्केल पे हुआ था। तो इसका बिगनिंग हम देखें तो मंगल पांडे, इन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल किया एंड देन लेटर ही वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड। फिर उसके बाद मेरठ में ये इसकी क्रांति आप कह सकते हैं शुरू हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो इकट्ठा हुए, देयर वर ग्रुप ऑफ सिविलियंस, मिलिट्री मैन, सोल्जर्स, और इन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए जैसे कि मारो फिरंगी को। और फिर उसके बाद उन्होंने सारे दे ब्रोक ओपन जेल्स, मर्डर्ड यूरोपियंस, बर्न देयर हाउसेस, मार्च टू दिल्ली आफ्टर सनसेट। फिर इन्होंने दिल्ली जाके अपनी लीडरशिप जो थी, मुग़ल एम्परर उस समय बहादुर शाह जफ़र थे, उनको दी और उनको अपना लीडर चुना कि यू विल लीड अस, यू विल गाइड अस, कि हम कैसे इनके ख़िलाफ़ लड़ें। फिर उसके बाद ये टेबल में दिया है कि धीरे धीरे जो क्रांति थी किस के सेंटर्स कैसे कैसे बढ़े और कब बढ़े, ठीक है। सो मई में देखते हैं दिल्ली में रहा और इसके लीडर जो थे बहादुर शाह जफ़र थे, ओके। और इसमें हम देखते हैं कि बहादुर शाह एंड जफ़र एंड बख्त खान, ओके, ये दोनों थे। और कानपुर अगले महीने मतलब मई में शुरू हुआ 1857 के, देन जून में कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद तक फैल गया ये। और कानपुर में इसको लीडरशिप दी नाना साहेब और उनके लॉयल कमांडर तात्या टोपे ने, लखनऊ में बेगम हज़रत महल ने दिया, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, इलाहाबाद में लियाकत अली ने, और जगदीशपुर जो कि बिहार में है वहाँ पे कुंवर सिंह एंड अमर सिंह ने। सो इन लीडर्स के प्रेजेंस में ये मूवमेंट्स आप कह सकते हो कि नॉर्दर्न बेल्ट में फैल गया, और इसको सप्रेस करने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उनका नाम भी दिया इसमें, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो आंधी चली पूरे कैप्चर कर लिया उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न मोस्टली। और फिर उसके बाद साउथ इंडिया में हम देखते हैं कि उसका असर उतना नहीं रहा, और जो पंजाब और बंगाल थे वो बहुत मार्जिनली अफेक्टेड थे, ओके। फिर हम इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जो इससे रिलेटेड थे, जैसे कि बहादुर शाह 2 जब ये रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया फाइनली ब्रिटिशर्स में, तो अब हम देखते हैं किसके साथ क्या हुआ। तो बहादुर शाह 2 जो थे उनको रंगून भेज दिया गया, वेयर ही डाइड लेटर। नाना साहेब, बेगम हज़रत महल एंड खान बहादुर खान दे एस्केप टू नेपाल। तात्या टोपे was captured and executed. Rani Lakshmibai died in the battlefield. Kuwar Singh also died, wounded. Then Hugh Rose, he was a military commander. He said कि Lakshmibai is the best and the bravest military leader of the rebel. And some other important leaders were Khan Bahadur Khan, who came from Bareilly, Maulvi Ahmadullah, Shah Alias, Danka Shah Faizabad, Azimullah Khan Fatehpur, Devi Singh Mathura and Kadam Singh Meerut। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये रिवोल्ट को सप्रेस करने के बाद इंग्लिश अथॉरिटी फिर से रीस्टैब्लिश हो गई, कब? जुलाई से दिसंबर 1858 तक। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं ये रिवोल्ट बढ़ी, मतलब आप कह सकते हैं चिंगारी की तरह बहुत तेज़ लगी, लेकिन उतनी जल्दी वो बुझ भी गई। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण देखें तो जो इंडियंस और मिलिट्री मैन या फिर सोल्जर्स थे उनका ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी पुअर था, उनके में एक यूनिटी नहीं थी उतनी। और फिर उसके बाद पूरी तरीके से आप कह सकते थे उनका एक यूनाइटेड कॉज नहीं था, नेशनलिज्म कंप्लीट नहीं था। मतलब जैसे कि कुछ इंडियंस ही थे जो कि ब्रिटिशर्स के साइड थे, जैसे सिंधियाज, होलकर्स, निज़ाम, दे एक्टिवली हेल्प द ब्रिटिशर्स। देन देयर वर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिपाहीज, पीजेंट, ज़मींदार एंड अदर क्लासेस। और फिर इसकी वजह से ये फेल हुआ, बट स्टिल इट इज़ सिग्निफिकेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नेचर ऑफ रिवोल्ट। सी देर आर 2 मेन व्यूज़ अबाउट द नेचर ऑफ रिवोल्ट। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इट वॉज जस्ट अ सिपॉय म्यूटनी। क्यों? इसको कौन बोलता है सिपॉय म्यूटनी? सो दीज हिस्टोरियंस अकॉर्डिंग टू देम इट वॉज जस्ट अ सिपॉय म्यूटनी विच स्टार्टेड विथ मंगल पांडे, देन स्प्रेड फ्रॉम यूपी टिल बिहार, एंड देन सम से इट एज अ नेशनल स्ट्रगल, जैसे कि वी.डी. सावरकर, कार्ल मार्क्स, ओके। एंड देर आर सम अदर व्यूज़ ऑल्सो, वी कैन सी that it was a racial struggle according to Medley, then it was a religious struggle according to Rees, and it was a civilization barbarism conflict according to T.R. Holmes, okay। तो ये सारी चीज़ें थे। फिर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि 1857 रिवोल्ट पे लिखी गई हैं, जैसे कि द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59, ये कार्ल मार्क्स ने लिखा है।
कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये सईद अहमद खान ने लिखा है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी डी सावरकर। सिपोई म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1957, ये आर.सी. मजूमदार ने लिखा है। सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटनीज बाय एस.बी. चौधरी। रिबेलियन 1857, अ सिम्पोजियम बाय पी.सी. जोशी एंड 1857 बाय एस.एन. सेन। फिर ये कुछ ओपिनियंस है 1857 पे, सो इसको हम रहने देते हैं, ये मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या रहा रिवोल्ट ऑफ 1857 का। तो देखिए 1857 रिवोल्ट के बाद सबसे पहले तो ब्रिटिश क्राउन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि अब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट है, कंपनी रूल उन्होंने एंड कर दिया। फिर उसके बाद जो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया इंडिया का, जो कि इंडिया की गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, और वो जो है वो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिनिस्टर होगा। देन ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे उनको वाइसरॉय का टाइटल दिया गया, और इसी के साथ हमने देखा कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का एंड हुआ। प्रिंसली स्टेट्स को उनको एक रिकग्निशन दिया गया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को विड्रॉ कर लिया गया। अब इस रिवोल्ट के बाद हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बहुत एक्टिवली प्रोपोगेट की, एंड उन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस किए, और आर्मी में इन्होंने ज़्यादा वाइट सोल्जर्स को इंक्रीज़ किया, क्योंकि इसके बाद उनका भरोसा थोड़ा उठ गया। और ऑल्सो आर्मी में भी उन्होंने डिवीज़न रेशियल क्लासेस बनाए कि जिन्होंने रिवोल्ट में ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया तो उनको क्रिमिनल रेसेस में डाल दिया। ओके, सो दीज थिंग्स वर देयर। फिर अपार्ट फ्रॉम इट हम देख रहे हैं कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए फिर इस रिवोल्ट की वजह से, एंड ऑल ऑफ दैट। सो दैट वाज इट अबाउट दी रिवोल्ट ऑफ 1857, जो कि इम्पोर्टेंट था। अब हम आते हैं मॉडरेट फेज़ पे। तो मॉडरेट फेज़ देखिए, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में। ओके, और अब हम देखते हैं कि इसको मॉडरेट फेज़ जो है हम 1885 से 1905 क्यों बोल रहे हैं। देखिए, ये हम देखते हैं प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसके वो है, तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ये मॉडरेट फेज़ हम आईएनसी की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, लेकिन उससे पहले भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हुए थे उन्होंने बिल्डअप किया एंड द लीडर्स ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन, वो कहीं ना कहीं उनको लगा कि अगर हम पॉकेट्स में अपनी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, उससे बेटर है कि हम मिल के साथ आके अपनी सारी ग्रीवेंसेस सामने रखें। और दे बिलीव्ड इन डायलॉग एंड डिस्कशंस, कि हम अब बात रख के अब रिफॉर्म्स लाएंगे। सो दे परस्यूड अ वेरी मॉडरेट अप्रोच फॉर दी फ्रीडम, नॉट फ्रीडम बट उनको लग रहा था कुछ कि ब्रिटिशर्स वर वेरी अन ब्रिटिश इन रूलिंग देयर इंडियन टेरिटरी। सो उन्हें लगा कि रिफॉर्म से उनकी लाइफ्स बेटर हो जाएंगी, या फिर जो भी उन्हें ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जो भी एक्सप्लॉयटेशन वो कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। सो दे स्टार्टेड विथ अ मॉडरेट अप्रोच। तो सबसे पहले हम प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं। तो इसमें भी ये टाइमलाइन वाइज ही दिया है। सो 1838 में द्वारका नाथ टैगोर, याद रखिएगा देवेंद्रनाथ टैगोर दूसरे थे, द्वारका नाथ टैगोर ने कलकत्ता में लैंड होल्डर्स सोसाइटी शुरू की। तो ज़मींदार थे ये, तो इन्होंने लैंड होल्डर्स सोसाइटी, अब लैंड होल्डर्स को ज़मींदारी बोलेंगे हिंदी में। ओके, देन विलियम एडम ने लंदन में शुरू किया था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। देन देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन शुरू किया। ओके, ये देवेंद्रनाथ टैगोर वही हैं जिन्होंने आफ्टर राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की बागडोर संभाली थी। फिर उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में। देन C.Y. मुदलियार, ये मद्रास से एसोसिएटेड थे, और 1852 में इन्होंने मद्रास नेटिव एसोसिएशन शुरू किया। फिर हम आते हैं जगन्नाथ शंकर सेठ, इन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन शुरू किया इन 1852। फिर दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन शुरू किया लंदन में, वो एक ब्रिटिश पार्लियामेंट्रियन थे। 1866 में इन्होंने शुरू किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। देन पूना सार्वजनिक सभा, ये पूना बेस थी। 1870 में S.H. चिपलूंकर, G.V. जोशी और M.G. रानाडे ने शुरू किया था। देन इंडियन सोसाइटी लंदन में बाई आनंद मोहन बोस 1872। इंडियन लीग इन कैलकाटा 1875 बाई शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन इन कैलकाटा इन 1876 बाई सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। देन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कैलकाटा में 1883 बाई सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। फिर मद्रास महाजन सभा मद्रास में 1884 में बाई P. रंगैया नायडू, V. राघवाचारी, आनंद चर्लू एंड J. सैयर।
फिर उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन बॉम्बे इन 1885 बाई फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग एंड बदरुद्दीन तैयब जी। फिर उसके बाद हम आते हैं आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ 1885 बॉम्बे में, और इसके हम बोलते हैं कि जो फाउंडर थे वो ए.ओ. ह्यूम थे, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, और उन्होंने ही इनिशिएट किया था कि वेरियस नेशनल लीडर्स आएँ, एक कॉन्फ्रेंस करें और यूनैनिमस सपोर्ट रिसीव करें सो दैट उनके ग्रीवांसेस कुड बी बेटर हर्ड इन द ईयर्स ऑफ ब्रिटिश। ओके, फिर ये पहले इंडियन नेशनल यूनियन था, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया। इसका पहला सेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था, और प्रेसिडेंट कौन थे फर्स्ट, W.C. बैनर्जी। तो हर एनुअल जो इनका सेशन होता था उसके लिए एक प्रेसिडेंट होता था, तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो W.C. बैनर्जी थे, और फर्स्ट में 72 लोगों ने अटेंड किया था। और 1885 के बाद एवरी ईयर दे यूज्ड टू मीट, एंड विथ दिस आईएनसी फॉर्मेशन उन्होंने देखा कि भले ही थोड़ा और हेजिटेंट एंड माइल्ड लॉन्च है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कुछ हो रहा था। ओके, सो फॉर द फर्स्ट 2 decades ऑफ आईएनसी इट इज़ डिस्क्राइब्ड दैट जो उनकी डिमांड्स थी काफ़ी मॉडरेट थी, और उन्हें ब्रिटिश जस्टिस और जनरसिटी में बिलीव था कि अपने मॉडरेट डिमांड के थ्रू वो ब्रिटिशर्स से अपने लिए जस्टिस डिमांड कर सकेंगे, बट दे वर रॉन्ग बिकॉज दैट वी लेटर फाइंड आउट दैट दे वर रॉन्ग। दिस रिजल्टेड इन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जो कि 1892 का एक्ट जो पास हुआ था उसके लिए भी उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी थी, जो पार्टली उन्होंने कुछ एक्सेप्ट की और मैक्सिमम दे रिजेक्टेड। ओके, देन मॉडरेट लीडर्स का यहाँ पे नाम दिया है। सो मॉडरेट लीडर्स के नाम में हम जो शुरुआती फाउंडेशन जिन्होंने रखी थी मोस्टली वही थे, जैसे दादा भाई नारोजी, ए.ओ. ह्यूम, बदरुद्दीन तैयब जी, M.G. रानाडे, W.C. बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, C. शंकरन नैयर, तो ऐसे करके। फिर उसके बाद आईएनसी पे सबके अलग अलग व्यूज़ थे, वो इसमें लिखा है। जैसे कि लॉर्ड डफरिन जो थे, उनको लगता था आईएनसी एक फाउंडेशन है जो कि एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, ओके, जिसका कोई वजूद नहीं है, दे कैन नॉट प्रोजेक्ट इट देमसेल्फ एज अ वॉइस ऑफ मेजॉरिटी, तो उनको काफ़ी हल्के में लिया उन्होंने आईएनसी को। देन लॉर्ड कर्जन ने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, एंड he said that the Congress is tottering to its fall, like it is towards its end. And Aurobindo Ghosh, he was an extremist leader. He like the extremism wave started from 1905 when the division of Bengal was done by the Britishers, because that attracted उनकी जो सही नीयत थी ब्रिटिशर्स की वो सामने आई कि हाउ दे वांट टू रूल आवर कंट्री, दे आर नॉट हियर फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल और देयर वेलफेयर, बट दे आर हियर फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। तो फिर एक्सट्रीमिज़म की वेव तभी 1905 से शुरू हुई विद द फर्स्ट स्वराज मूवमेंट। फिर उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, वो भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उन्होंने बोला कि आईएनसी शुड डिस्टिंग्विश व्हाट इज़ बेगिंग एंड व्हाट इज़ क्लेमिंग द राइट्स। सो ही थॉट दैट देयर अप्रोच ऑफ डिस्कशन, डिबेट्स and deliberation, that was nothing but begging, and INC playing with bubbles. He was also extremist leader Bipin Chandra Pal. So in the day 2 of our lecture series, we'll complete the rest of the topics of modern history. Till then, keep studying. All the best.